हेलो हैकर्स, so this is आशीष कुमार once again welcome you all to WS Cube Cyber Security। लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल सॉफ्टवेयर के बारे में जो किसी भी डिवाइस में वल्नरेबिलिटीज ढूंढने में, उस डिवाइस के एक्सेस को लाइफ टाइम आपके पास रखने में या उस डिवाइस की स्कैनिंग करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक टूल लर्नर्स जिसे हम ऑलराउंडर सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के कई सारे टास्क अकेले करने की पावर रखता है। इस टूल का नाम है लर्नर्स MSF मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, एक बहुत ही पावरफुल टूल। और आज हम इसी पावरफुल टूल का यूज देखने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम इसे कैसे यूज ले सकते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन है, उसे कैसे एक्सप्लोर करें, ये सारी बातें आज हम समझेंगे। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। एंड अगर आप इस एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इसे एक पैशन के तौर पे देखते हैं, तो इन दैट केस लर्नर्स WS Cube Tech आप सभी के लिए क्या गया है WSCH वर्जन 3, WS Cube Tech का कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप विच इज पावर्ड बाय AI से लैस एक ऐसा कोर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो वैसे तो एक बिगनर्स करिकुलम है लर्नर्स, लेकिन ये आप लोगों को काफी डेप्थ और प्रैक्टिकल लेवल तक के टॉपिक्स भी सिखाएगा। और इतना ही नहीं, आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपकी डेली क्लासेस लाइव जूम ऐप के जरिए होगी, जहां पे आप अपने मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स और करियर को लेकर आपको जो सपोर्ट चाहिए अपने मेंटर से, वो आप डायरेक्टली ले पाएंगे। एक कंप्लीट रोड मैप आप मेंटर की मदद से बना पाएंगे। सो लर्नर्स, अगर हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को एक पैशन के तौर पर देखते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अभी इनरोल कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। और इस सॉफ्टवेयर ने अपने इंट्रोडक्शन में हमें अपने बारे में बताया है। ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम मेटास्प्लॉइट है, मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है, इसने कहा कि इसका जो करंट वर्जन है वो 6.4.84/DV यानी डेवलपर वर्जन है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि इसके पास कुछ प्रोग्राम्स पड़े हैं, 2547 एक्सप्लॉइट्स हैं, 1309 ऑक्सिलरीज हैं, 1683 पेलोड्स हैं, उसके साथ 423 पोस्ट, 49 इनकोडर्स, 13 नॉब्स एंड 9 इवेजन टेक्निक्स। ये कह रहा है सर इसके पास इस तरीके के कई प्रोग्राम्स हैं, बट शायद हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये प्रोग्राम्स का मतलब क्या है, इनका यूज क्या है। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं लर्नर्स। अगर आपको आज किसी भी डिवाइस के अंदर से डेटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वल्नरेबिलिटीज कलेक्ट करनी है, या आप कह सकते हो एन्यूमरेशन परफॉर्म करना है, तो वहां पे जो प्रोग्राम्स आपकी मदद करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, एडवांस लेवल के इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जो प्रोग्राम्स आपकी मदद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरीज। यानी सही MSF के पास जो ऑक्सिलरीज हैं, ये और कुछ नहीं, ये कुछ ऐसे मिलिशियस प्रोग्राम हैं जो सामने वाली मशीन की एन्यूमरेशन में, एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमारी मदद करते हैं। और सर जब हम ये डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तब हमें सिस्टम की कमियां दिखने लग जाती है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर मुझे एक सिस्टम की मिल जाए, इतनी एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाए, तो मैं उस सिस्टम में इजीली वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकता हूं। छोटे छोटे लूपहोल्स जो हमें मिले हैं, उनकी मदद से हम डिवाइस को हैक करना चाहेंगे, और हैक करने के लिए लर्नर्स जो प्रोग्राम काम आते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सप्लॉइट्स। तो यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट्स लिखा है, एक्चुअली कुछ ऐसे मिलिशियस प्रोग्राम है जो एक डिवाइस का कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट पावर्स आप लोगों को दे देते हैं, ताकि आप उसे पूरा एक्सेस कर सके, वो भी छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज को यूज लेकर। बट सर अगर हमने एक डिवाइस को हैक कर भी लिया, और ऐसी सिचुएशन में अगर उस मशीन का IP बदल जाए, अगर वो कुछ देर के लिए ऑफलाइन हो जाए, अगर वो हमारी रेंज से बाहर चला जाए, या अगर फायरवॉल हमें रोक दे, तो हम क्या करें? तो ऐसी सभी सिचुएशंस में हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो एक हैक डिवाइस का कंट्रोल हमें लाइफ टाइम देने में मदद करे। यानी जिस मशीन को हमने हैक कर लिया, हमारे पास उसका कंट्रोल लाइफ टाइम रहे। और ऐसे में लर्नर्स हमारी मदद करते हैं पेलोड्स। पेलोड्स क्या है? पेलोड्स कुछ ऐसे मिलिशियस प्रोग्राम है सर जो आपकी मदद करेंगे एक डिवाइस में लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल बना के रखने में। उसके अलावा और भी कई सारे टेक्निक्स और प्रोग्राम्स हमारे MSF के पास पड़े हैं, जिससे डेटा इनकोड हो सकता है, सिक्योर हो सकता है, हम उसे छुपा सकते हैं एंटीवायरस से, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बट फिलहाल हमें इन 3 प्रोग्राम्स को यूज लेने का कंसेप्ट समझना है, MSF के बारे में समझना है, हम इसे कैसे यूज ले सकते हैं। तो जैसा MSF ने कहा कि सर इसके पास 2547 एक्सप्लॉइट्स पड़े हैं, और ये भी अपडेट होता रहता है। और हम चाहते हैं कि हम इन प्रोग्राम्स का यूज लेके डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करें, या फिर डिवाइसेस का डेटा कलेक्ट करें। तो जब आपको ऐसा करना होता है, आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी। इससे पहले कि आप MSF को यूज लेना स्टार्ट करें, आपको MSF को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, हम इसे अकेले यूज लेना प्रेफर नहीं करते।
हम इसको इसके एक दोस्त के साथ यूज लेते हैं, इसका एक साथी सॉफ्टवेयर है लर्नर्स, जो कि है इसका बैकएंड डेटाबेस मैनेज करने वाला साथी। हम उस साथी को भी सेटअप करते हैं, यानी उसको भी साथ में स्टार्ट करते हैं और इसको भी साथ में स्टार्ट करते हैं, ताकि हम इस एमएसएफ के अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो सारा डेटा उसके उस डेटाबेस मैनेजमेंट टूल में PostgreSQL में स्टोर हो सके। ये सारी चीजें कैसे होगी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। तो हमने अपनी डिस्प्ले को क्लियर करा, यहां से एग्जिट कर लिया, है ना। हमारे पास हमारा काली का नॉर्मल सा टर्मिनल है। सबसे पहला कमांड जो आप लोगों को रिकमेंडेड है एमएसएफ को स्टार्ट करने से पहले, वो है सबसे पहले sudo su कमांड, और उसके बाद हम कमांड लिखेंगे सर्विस PostgreSQL स्टार्ट। ये कमांड आपको लिख के एंटर प्रेस करना है। जो PostgreSQL सर्विस है, PostgreSQL सर्विस है, ये एक्चुअली आपके एमएसएफ के डेटा को बैकएंड में स्टोर करने में और मैनेज करने में मदद करेगी। तो सर आपने एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल को तो चालू कर दिया, ऐसा एग्जांपल के तौर पे मान लो। दूसरी तरफ हमारा एमएसएफ है, लेकिन एमएसएफ और इस पोस्टग्रे के बीच में हमने अभी तक कोई कनेक्शन नहीं क्रिएट करा, और एक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए लर्नर्स हमें कमांड रन करेंगे व्हिच इज msfdb स्पेस init। इसका मतलब है एमएसएफ का फुल फॉर्म है लर्नर्स मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, डीबी का मतलब है डेटाबेस और इनिट का मतलब है इनिशिएट करना। यानी मैं चाह रहा हूं कि एमएसएफ का डेटाबेस जो है वो PostgreSQL के अंदर क्रिएट हो जाए, कनेक्ट हो जाए। हमने कमांड लिख के एंटर प्रेस करा। जब आप पहली बार इस कमांड को लिखोगे ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके डेटाबेस इनिशिएट करेगा, और बीच में कुछ एरर्स भी आ सकते हैं, एंड इट्स ओके आल्सो। एंड लर्नर्स एमएसएफ का कनेक्शन PostgreSQL के साथ बनाने के लिए हम कमांड लिखेंगे msfdb स्पेस init, which means metasploit framework, db means database और init का मतलब है इनिशिएट करना, यानी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का डेटाबेस इनिशिएट करना है। अब लर्नर्स ये जो कमांड है ये हमें बस एक ही बार रन करना है, और अगर आप ऑलरेडी रन कर चुके हैं तो ऐसे में आपको ऐसा ऑप्शन एरर दिखाएगा ये, या वार्निंग दिखाएगा कि आपका डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑलरेडी स्टार्टेड है। बट अगर आप चाहते हो कोई एरर ना आए, जो भी एरर्स आ रहे हैं वो सॉल्व हो जाए, तो आप यहाँ पे कमांड रन करोगे msfdb स्पेस रीइनिट, यानी री इनिशिएट कर दो। हो सकता है पास्ट में हमने कभी इस कमांड को रन कराओ लेकिन एरर आया हो, और आज शायद वो एरर ना आए। और अगर इन केस लर्नर्स आज भी जब आप msfdb स्पेस init कमांड रन कर रहे हो, रीइनिट कमांड रन कर रहे हो, और आपको इसके अलावा कुछ एरर्स देखने को मिल रहे हैं, इन दैट केस आप लोगों को apt अपडेट और फिर apt अपग्रेड करना है। जैसे आपका सिस्टम में apt अपडेट और कंप्लीट apt अपग्रेड का प्रोसेस हो जाएगा, आप सिस्टम को रिबूट करो, फिर से सेम कमांड रन करो, आपका एरर रिजॉल्व हो चुका होगा, है ना। तो अब हमारा डेटाबेस इनिशिएट हो चुका है, एमएसएफ और PostgreSQL जुड़ चुके हैं। कैसे कंफर्म करें कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना है या नहीं? तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे msf console, एक कमांड जिसकी मदद से हम हमारे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क वाले सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर पाते हैं। हमने एंटर प्रेस करा, इसका कंसोल ये स्टार्ट हो जाएगा, इसका कंसोल हमारे सामने आ जाएगा, जो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देगा जिसमें बताएगा इसके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स कितने पड़े हैं, और फिर हम चेक करेंगे कि इसका डेटाबेस इनिशिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, कनेक्शन बना है कि नहीं बना है। तो हमारा एमएसएफ स्टार्ट हो चुका है। हमने यहाँ पे कमांड लिखा db_status, इसका मतलब है कि मुझे मेरे डेटाबेस का स्टेटस शो करो। इसने कहा आपका कनेक्शन जो है वो एमएसएफ से बन चुका है और कनेक्शन टाइप PostgreSQL का है। हमने कहा परफेक्ट, इट मींस अब ये प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है। और लर्नर्स अब से अगर आप कोई भी काम करना चाहो, आप किसी विक्टिम को सिलेक्ट करो, उसका नेटवर्क स्कैनिंग करना चाहते हो, उसमें कमियां ढूंढना चाहते हो, एक्सप्लॉइट्स टेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो ऐसे में ही आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको nmap स्कैनिंग करनी है, आप कमांड लिखेंगे db_nmap और उसके बाद nmap एक्चुअली, हाँ। तो अब अगर मैं किसी भी आईपी पे स्कैनिंग करना चाहता हूँ और मैं उस आईपी का नंबर लिखता हूँ, एग्जांपल के तौर पे हमने लिख दिया 192. नमलॉक ऑन कर देते हैं, परफेक्ट। हमने यहाँ पे लिख दिया 192.168.1.10। नॉर्मली ऐसा आईपी अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट स्टिल हमने इसे स्कैन करना चाहा, तो हमने इस आईपी का नाम लिख दिया, इसके आगे -A फॉर एग्रेसिव स्कैन डाल देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। अभी इस आईपी पे स्कैनिंग स्टार्ट कर रहा है, आईपी बंद होगी तो नो डाउट आगे रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ अच्छा हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसने कहा कि होस्ट डाउन है, लेकिन आप देखोगे कि मैं इसी के अंदर nmap का यूज ले पा रहा हूँ। मैं कोई पब्लिक आईपी देना चाहूँ वो भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पब्लिक आईपी दे दी 182.168.121.141, एक रैंडम आईपी दिया है मैंने, और मैंने एंटर प्रेस करा। हो सकता है ये पब्लिक आईपी एक्टिव हो, इससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले, या शायद ना मिले, ये होस्ट भी डाउन आ रहा है और एग्रेसिव स्कैन की वजह से भी इशू आ सकता है। तो -P कर देता हूँ, साथ में -F फॉर फास्ट स्कैन, है ना, और आईपी में थोड़ा सा चेंज ले आते हैं
162 कर देते हैं। तो यहाँ पे इसने कहा होस्ट पर लेकिन ये डेटा लेकर नहीं आया। सेम उसी तरीके से अगर मैं अपनी पूरी रेंज को स्कैन करना चाहूँ, मेरी रेंज में किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को स्कैन करना चाहूँ, जैसे मैंने कमांड लिखा ifconfig, तो ये मेरा आईपी दिखाएगा भी। मेरा आईपी 192.168.1.19। इट मीन्स मेरी रेंज का पहला आईपी, मेरे राउटर का आईपी को मैं स्कैन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया nmap and 192.168.1.1 मेरी रेंज का पहला आईपी। और यहाँ पे हमने -F फॉर फास्ट स्कैन एक बार अप्लाई कर दिया, -V लिख दिया वर्बस के लिए और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब ये मेरे .1.1 जो आईपी था, मेरा जो ब्रॉडबैंड है, उसके आईपी को ये स्कैन कर रहा है। एंड आप देख सकते हैं लर्नर्स, जो सामने वाली मशीन है जो हमारा ब्रॉडबैंड था, उसकी डिटेल्स हमें विजिबल है, पोर्ट 22, 23, 53, 80 एंड 443। अगर मैं इनमें से किसी भी पोर्ट पे और डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, मान लेते हैं हम एन्यूमरेशन करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? हमने देखा सर पोर्ट नंबर जो आपका 80 है वहाँ HTTP चल रहा है, SSH 22 पे चल रहा है या टेलनेट है। अगर मुझे अब इनमें से किसी से रिलेटेड भी डेटा कलेक्ट करना है, हमने कहा कि अभी हमें टेलनेट का डेटा कलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा सर्च एंड देन टेलनेट। ये सर्च लिखने से होगा क्या सर? आपके MSF ने कहा था कि उसके पास कई सारी ऑक्सिलरीज, कई सारे एक्सप्लॉइट्स हैं, कई सारे पेलोड्स हैं। हम MSF से जाके पूछ रहे हैं कि उसके पास टेलनेट के नाम से क्या क्या प्रोग्राम्स है। जब हमने लिख के एंटरप्राइज करा लर्नर्स, तो आप देखोगे इसने 84 प्रोग्राम्स आपको लाके दिए। इसका कहना है कि इसके पास 84 प्रोग्राम्स ऐसे पड़े हैं जो टेलनेट से जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ भी टेलनेट लिखा हुआ है, इन सब में भी लिखा हुआ है, बट हम स्क्रॉल अप करेंगे और एक काम करते हैं, एक बार इसे थोड़ा जूम आउट करके फिर से कमांड रन करते हैं ताकि इसका फॉर्मेट सही रहे। अभी एक अच्छे फॉर्मेट में इसे जूम इन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये पोस्ट है, ये पेलोड्स हैं, ये एक्सप्लॉइट है और ये ऑक्सिलरी है। अभी हमें ऑक्सिलरी चाहिए ताकि हम डेटा कलेक्ट कर सकें। तो हमने कहा एक काम करते हैं, ये जो ऑक्सिलरी है टेलनेट लॉगिन की, इसे ट्राई करते हैं, शायद ये टेलनेट का यूजर नेम पासवर्ड लेकर आ सके। हमने इसे कॉपी करा और उसके बाद इसे अप्लाई करा। कैसे करा? हमने लिखा यूज और इसका नेम, एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया, जो प्रोग्राम आप चाहो सिलेक्ट कर सकते थे। हमने एंटर प्रेस करा। ये करने के बाद हमने इससे पूछा कि इसको हमसे क्या क्या इनपुट्स चाहिए। कोई भी प्रोग्राम डायरेक्टली सारे काम नहीं करेगा, एटलीस्ट उसे हमसे कुछ इनपुट्स चाहिएंगे। बेयर मिनिमम ये तो जानना होगा कि हमारा विक्टिम कौन है। तो हमने यहाँ पे शो ऑप्शंस कमांड लिखा, जो कि आप सभी प्रोग्राम्स में यूज ले सकते हो। शो ऑप्शंस आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम यानी स्कैनर, टेलनेट लॉगिन वाले प्रोग्राम को आपसे क्या डेटा चाहिए, इस ऑक्सिलरी को मुझसे क्या डेटा चाहिए। हमने एंटर प्रेस करा, इसने बताया सर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा वही इनपुट देना है जहां पे रिक्वायर्ड में यस लिखा हुआ हो और यस के साथ साथ जो एम्प्टी हो। जैसे यहाँ यस लिखा है बट यहाँ ऑलरेडी डेटा है, विच इज गुड। ये भी यहाँ पे यस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ऑलरेडी डेटा है। अगर मैं देखूं तो ये आर होस्ट के अंदर यस नहीं है, और आर होस्ट का मतलब होता है रिमोट होस्ट यानी विक्टिम का आईपी। तो हमने कहा विक्टिम का आईपी मेंशन कर देते हैं, सेट आर होस्ट। विक्टिम का आईपी है 192.168.1.1। एंटर प्रेस कर दिया। उसके अलावा आर पोर्ट कह रहा है, तो आर पोर्ट जिस पर हम अटैक कर रहे हैं पोर्ट 23, वो टेलनेट सही है ना। आर होस्ट आर पोर्ट का मेन हमें ध्यान रखना होता है। बाकी सब में यस है, लेकिन डेटा भी ऑलरेडी है। तो हमने कहा हमने अपनी तरफ से जो भी इनपुट्स देने थे दे दिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आईपी हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। 192.168.1.1 ही था, है ना। पोर्ट 23 पे टेलनेट चल रहा था और पोर्ट 23 जो है आर पोर्ट में लिखा हुआ है। आर पोर्ट मतलब विक्टिम की पोर्ट। अब हमने रन लिख के इसे एग्जीक्यूट करना चाहा और देखना चाहा कि क्या ये हमें एक अच्छा रिजल्ट लाके दे रहा है या नहीं। सर जब हमने इस प्रोग्राम को रन करा तो इसने कहा कि यूजर नेम और पासवर्ड आप ही को बताना पड़ेगा, और इसने हमें कहा कि यूजर नेम पासवर्ड में कोई डेटा नहीं था इसलिए लॉगिन नहीं कर पाया। तो हमने कहा इट मींस हमें एक और प्रोग्राम ढूंढना होगा जो यूजर नेम पासवर्ड ढूंढने में मदद करे, क्योंकि ऑक्सिलरीज का काम है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। हमने फिर से लिखा सर्च एंड टेलनेट। एंटर प्रेस करा लर्नर्स। तो अभी मुझे और प्रोग्राम दिखा रहा है। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो हमें एक्चुअली जूम आउट करके इसको रन करते हैं फिर से, जो हमें एक्चुअली क्रेडेंशियल्स लाकर दे, हमसे मांगे ना। तो इसने यहाँ पे ऑक्सिलरीज के प्रोसेस में हमने और स्क्रॉल अप करा और ऑक्सिलरीज हमने ढूंढनी चाहिए। अब आप देखो कि ऑक्सिलरीज के अलावा और भी प्रोग्राम्स चाहिए, लेकिन हमें भी केवल ऑक्सिलरी चाहिए, है ना। तो हम ऑक्सिलरी पे ही फोकस करेंगे, जिसके स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी लिखा है वहीं फोकस करेंगे। सो यहाँ पे लर्नर्स इसने क्या करा, इसने हमें बताया कि इसने लॉगिन करने की कोशिश की लेकिन क्रेडेंशियल्स नहीं मिले। ऑल्दो हम और भी प्रोग्राम सर्च करते हैं, बट फिलहाल मैं आपको इस टूल को यूज लेना सिखा रहा हूँ, टेलनेट को हैक करना नहीं। हम क्या करते हैं, हमने ऑक्सिलरीज यूज ली, ऐसे ही हम एक्सप्लॉइट्स और पेलोड्स को भी यूज लेते हैं। तो ये जो MSF है हमारे लिए एक बहुत ही फायदेमंद और यूजफुल टूल है। और आपने जितना भी डेटा कलेक्ट करा, अगर आप वो देखना चाहते हैं कि अब तक क्या डेटा आपके पास आया है, तो आप ऐसे में कमांड लिखोगे। तो ऐसे में लर्नर्स हमें कमांड लिखेंगे, चाहे एक्सप्लॉइट ऑक्सिलरी सिलेक्टेड हो चाहे ना हो, आपको एक कमांड लिखना है विच इज HOSTS। जब आप ये लिख के एंटर प्रेस करोगे तो बताएगा कि अब तक इसने कितनी मशीन्स का डेटा कैप्चर करा। इसने कहा एक मशीन थी 16168, मतलब 162.168.121.141, जिसका कोई डेटा नहीं मिला।
दूसरी थी 162.168.1.1 जिसका डेटा इसको थोड़ा बहुत मिला है। ये हमारे राउटर का ये एड्रेस है जो इसके पास अब सेव हो चुका है। ये था हमारा MSF का इंट्रोडक्शन। ये एक अच्छा पावरफुल टूल है। इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप इसकी हेल्प को यूज लो। इसके हेल्प के अंदर आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे, है ना, जिसकी मदद से आप समझ पाओगे कि आप इसमें और क्या क्या चीजें कर सकते हो। एक बड़ा टूल है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हो सकता है आने वाली कुछ वीडियोस में इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यानी एक कोर्स शायद हम MSF पे लेकर आ सके। आई होप लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन के जरिए में अपडेट करिएगा आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इस MSF के ग्राफिकल टूल को यूज लेंगे, और पावरफुल और ज्यादा फंक्शंस और बहुत ईजी किसी को भी यूज लेने के लिए। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।